नमस्कार दोस्तों, ये मेरी सेकंड वीडियो है फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड फार्म बिल्स जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि वाई फार्मर्स आर स्टिल प्रोटेस्टिंग, जबकि सुनने में आया कि गवर्नमेंट कुछ बातों पे एग्री कर रही है और किन बातों पे एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अगर समझा जाए तो देयर आर वेरियस पॉइंट्स इन द बिल जो न्यूट्रल नहीं है। आई मीन अगर कोई बिल में पॉइंट्स हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए, ना ही वो फार्मर्स की तरफ के होने चाहिए, ना ही वो किसी और सेकेंड पार्टी या जो पार्टी इंक्लूडेड है या जो उसमें इन्वॉल्व है उसके फेवर का होना चाहिए। तो न्यूट्रल पॉइंट्स नहीं है। और अगर कंडीशन समझी जाए, फॉर एग्जांपल द पॉइंट ऑफ व्यू कि फार्मर्स इतने अमीर नहीं होते हैं, वो बार बार कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स अगर समझे जाएँ तो बल्कि बायस्ड हैं towards the big corporate houses या the second party which will be involved with the farmers, जो फार्मर के साथ इन्वॉल्व होगी, जो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बट मैं ये सारे पॉइंट्स नहीं लूँगा इस वीडियो में। मैं सिर्फ एक पॉइंट लेना चाहूँगा इस वीडियो में जो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। इट्स अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, मतलब ये फार्मर्स के साथ जाती है। बट बिफोर उस पॉइंट को मैं डिस्कस करूं, मेरी कुछ फार्मर्स एंड कुछ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई। उनका ये अजम्पशन है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो स्ट्रैटेजी अपना रही है दैट इज़ टेकिंग 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन 1 स्टेप बैकवर्ड वाला। बहुत एग्रेसिव बिल लाओ, अगर कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो हम पूरा इम्प्लीमेंट कर देंगे, नहीं तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हम एग्री कर जाएंगे। दिखाने को ये होगा कि मैंने किसानों की बात सुनी, सबकी बात सुनी और फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी को कहा जाता है 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड। तो इन फार्मर्स या इन फार्मर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको ये लग रहा है कि शायद ऐसा गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रही है, तभी वो इतने एग्रेसिव बिल लाई है। चलिए वो बात अलग है। अब डिस्कस करते हैं क्या हमें लगा कि जो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है। तो अगर मैं एक बिल की बात करूं तो पहला पॉइंट है, जो पहला बिल है दैट इज़ द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, दैट इज़ 2020 वाला। इसमें अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट्स हैं। पहला है पॉइंट 13 जो कहता है नो सूट्स, प्रोसिक्यूशंस और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई against the central government or the state government or any officer of the central government or the state government or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this act or of any rule or under made thereunder, orders made thereunder। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कोई भी बंदा कोर्ट नहीं जा सकता है, फार्मर्स कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, कोई PIL दाखिल नहीं कर सकता है। अब इसमें इशू क्या है? अगर कुछ इशू आता है, भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई पार्टी नहीं एग्री कर रही है, कोई चीज़ वॉयलेशन हो रहा है, तो आप SDM के पास, तहसील में SDM के पास जा सकते हैं। अब SDM क्या होता है? एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। SDM क्या होता है? एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन होती है जो एग्जीक्यूट करती है। अब जब आप SDM को जुडिशरी पावर दे देंगे, ये है इशू। पहला मुझे यही लग रहा है कि अगर बंदा कोर्ट ही नहीं जा सकता है तो ये ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है। आपने कुछ भी किया हो, आपको कोर्ट जाने का हक है। ओके, इसी बिल में 15th पॉइंट जो है, जो आप देख सकते हैं, दैट इज़ नो सिविल कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर। कहने का मतलब है इन्होंने कोर्ट को बाहरी कर दिया है इन बिल्स में। इतनी ज़्यादा SDM को एग्जीक्यूशन पावर दी है। अब किसान अगर कोई इशू आता है, अगर कोर्ट नहीं जा सकता है तो फिर प्रॉब्लम है ना। आप पहले ही समझिए कि एक तो किसान कोर्ट जाना ही नहीं पसंद करेगा। ही इज़ नॉट बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के पास बैटरी ऑफ लॉयर्स होते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं, वो कंटिन्यूसली कोर्ट में लड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास मनी पावर होती है। किसान नहीं जा सकता है, तो ऐसा क्यों पॉइंट लाए? अब एक सेकंड बिल है दैट इज़ द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। अगर इस बिल में भी देखा जाए
तो अगेन पॉइंट नंबर 19 ये कह रहा है, नो सिविल कोड शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट्स और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट विच अ सब डिविजनल अथॉरिटी इज इन्वॉल्व। फिर से अगर इस पूरे पॉइंट को अगर पढ़ा जाए तो मतलब किसी को कोई अथॉरिटी है ही नहीं, कोर्ट को कोई अथॉरिटी है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एसडीएम के पास जा सकते हैं और अपना केस कर सकते हैं। वजह से मैंने बताया कि एसडीएम एक बेसिकली क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, अब उसको जुडिशरी पावर भी दे दी गई है। तो जिस आदमी को, जिस पोजीशन को जुडिशरी एंड एग्जीक्यूशन पावर दोनों मिल जाएंगी, वहाँ बायस्ड होना बहुत आसान है। अब समझना ये है, सो वाई दीज पॉइंट्स वर इंक्लूडेड इन द बिल। पहले तो मुझे अगर ये पॉइंट्स इंक्लूड किए गए तो बिल्कुल क्लियर कट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। अब सोचना ये है कि ये बिल्स इंक्लूड ही क्यों किए गए, ये पॉइंट्स बिल्स में इंक्लूड ही क्यों गए हैं। अगर फार्मर्स की सिचुएशन समझें, अगर फार्मर्स की सिचुएशन समझें तो फार्मर्स इतना ज़्यादा कोर्ट कचहरी कर भी नहीं सकते हैं। फार्मर्स कैन नॉट रन टू द कोर्ट एवरी टाइम, उनको अपना काम करना होता है, उनको फसल उगानी होती है और उनके पास इतनी मनी पावर भी नहीं होती है। तो अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में देखें कि ये पॉइंट्स इंक्लूड ही क्यों किए गए थे, किसको प्रोटेक्ट किया गया था, क्यों प्रोटेक्ट किया गया था, इवन जबकि हम लोग को ये पता है कि फार्मर्स आर नॉट वेल ऑफ, दे कैन नॉट फाइट द माइटी बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, दे डोंट हैव द मनी पावर, देन ऑल्सो दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड। तब भी ये पॉइंट इंक्लूड किया गया था। ये बताता है कि गवर्नमेंट माइट फॉर्म इज वर्किंग विद द स्ट्रैटेजी ऑफ 2 steps फॉरवर्ड एंड 1 steps बैकवर्ड। अब पॉइंट ये आता है कि अभी तक क्या हो रहा है कि बातचीत चल रही है गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, बट फार्मर्स आर नॉट ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों है? इट माइट बी ड्यू टू द पास्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर सीक्वेंस देखा जाए कि गवर्नमेंट के क्या स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके हिसाब से तो फार्मर्स शुड नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट इन द सेंस ऑफ पॉइंट लाइक जब तक कि कोई चीज़ रिटन या दोनों साइड से एग्रीमेंट ना हो जाए, वर्बल पे कोई वो नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, अगर गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स में देखूं 2014 में दे हैव सेड कि कमिंग टू पावर विद इन 12 months वील इम्प्लीमेंट द स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। 2015 में उन्होंने कहा दे कैन नॉट। 2016 में दे सेड कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। 2017 में फिर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में देखिए जैसे हो रहा है, जो बिल्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, हमें वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए। अब 2018-19 की बजट स्पीच अगर देखी जाए, अरुण जेटली की, उनकी वो लास्ट स्पीच थी, उन्होंने पैराग्राफ 13 और 14, जस्ट आपके लिए मैं समय बचाने के लिए बता दे रहा हूँ, फाइनेंस बिल स्पीच में पैराग्राफ 13 और 14 अगर देखा जाए, यहाँ उन्होंने कहा वी हैव इन फैक्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड द स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, रवि क्रॉप पे अप्लाई कर दिया है एंड वी आर प्रिपेयरिंग टू डू सो इन खरीफ क्रॉप्स। ये उनका फाइनेंस बिल पे अरुण जेटली की लास्ट स्पीच में ही वो था। अब 2020 में ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर तोमर, he said that when all this confusion is going on, we are the only party that implemented the Swaminathan Commission report. He said that, and we are the only people who stood by the recommendation. We are the only people who gave MSP. अब ट्रिक क्या है कि अगर आपने MSP दिया है, अब ट्रिक क्या है अगर 2017 से समझा जाए, द ट्रिक इज in the cost of production. There's a different form of analysis for cost of production. फार्मर का जो कॉस्ट आ रही है प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी डेफिनेशन में अगर इधर से उधर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, वही मेन ट्रिक है। एक है A2. A2 इज़ जस्ट एन कैलकुलेशन का तरीका है A2. इट इज़ जस्ट इम्पोर्ट कॉस्ट, नथिंग एल्स। कहने का मतलब ये है कि किसान ने जो सीड्स खरीदे उसका पैसा, जो पेस्टिसाइड्स उसका फर्टिलाइज़र, इन सब को कैलकुलेट करके A2 कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर इसका मार्जिनली थोड़ा अच्छा समझा जाए तो A2 प्लस FL कहा जाता है, एक दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कैलकुलेट करने का तरीका होता है, दैट इज़ A2 प्लस FL। FL माने फैमिली लेबर, कि फैमिली जो लगी हुई है उसके लेबर की कॉस्ट लगाना। द स्वामीनाथन कमीशन नेवर एवर एडवाइज दीज टू। कभी उसने ऐसा नहीं कहा था, उसने बल्कि कहा था COP2 प्लस 50%, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज़ बहुत ही कायदे से उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, जिसमें रेंटल कॉस्ट ऑफ द लैंड, ऑल दोज अदर फैक्टर्स जो इंक्लूड होते हैं, फार्मर्स का क्या क्या लगता है, कितना और होता है, समय, everything was included in that. It was a very comprehensive thing to calculate the cost of production. अब आप डिफरेंस समझिए, जो A2 की कैलकुलेशन है, अगर A2 से हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो स्वामीनाथन कमीशन जो रिपोर्ट कहती है दैट इज COP2 प्लस 50% है, इन दोनों के कॉस्ट का जो डिफरेंस है वही अप्रॉक्सीमेटली 500 to 800 पर क्विंटल का आता है। कहने का मतलब है, अगर मैं किसी A2 के कैलकुलेशन से जाऊंगा तो मेरे पास आएगा बेसिकली 400, फॉर एग्जांपल कोई कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन आ रही है, वो आ रही है 400 रुपये। अगर मैं उसको COP2 दैट इज स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जिस तरह से उसने बताया है कि उसको कैलकुलेट करो, अगर उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी करीबन 1000 से 1200। कहने का मतलब है 600 से 800 रुपये का फ़र्क हो सकता है दोनों कैलकुलेशंस में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने में, तो दोनों कैलकुलेट करने में आ सकती है। जो बेसिकली अगर समझा जाए तो जेटली जी का कहने का वो था कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन A2 प्लस FL के हिसाब से कैलकुलेट किया था। नाउ हाउ इट वर्क्स, अब अगर इसको समझा जाए तो हाउ इट वर्क्स द इफेक्टिंग, अगर A2 प्लस FL में किसी कॉस्ट 400 रुपये आ रही है और स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से COP2 के हिसाब से प्लस 50% अगर देखा जाए उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाए तो 1000 रुपये आ रही है, तो गवर्नमेंट जो कह रही है वो पहले A2 अप्लाई कर रही है दैट इज़ 400 कॉस्ट, और फिर आपको MSP दे रही है 800 रुपये, तो कह रही है आपकी इनकम डबल हो रही है, हम डबल पे आपका खरीद रहे हैं। दिस इज़ द कैच। जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का तरीका, और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है वो बहुत ही डिफरेंट है। दोनों के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के तरीके बहुत ही अलग है। अब इसमें एक तीसरी और बात आती है, MSP ही सिर्फ हर चीज़ नहीं होता है, प्रिक्योरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रिक्योरमेंट सही से नहीं है तो MSP इज़ यूजलेस, मतलब फिर MSP का कोई वही नहीं है। अगर मंडी क्लोज्ड है, मंडी कम टाइम के लिए खोली जा रही है, तो ये सब फिर MSP चाहे हम 2 गुना दें 3 गुना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं गवर्नमेंट्स का तरीका देखूं, दे हैव मास्टर्ड इट दिस वे, वो मंडीज़ को ऑपरेट करना जानते हैं, वो लेट खोलते हैं, कम टाइम के लिए खोलते हैं, जल्दी बंद कर देते हैं और कम मंडी खोलते हैं। 100 खोलनी चाहिए तो 80 खोलें, 50 खोलें, 40 मंडी खोलें। अब इससे क्या होता है कि डेस्परेट सेलिंग आ जाती है और फार्मर मच लोअर प्राइसेस पे प्राइवेट प्लेयर्स को अपना फसल, अपने प्रोडक्शन दे देता है। दिस इज़ द रीजंस, या दिस वन ऑफ फ्यू रीजंस व्हाई द फार्मर्स डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। इसी मारे गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं फार्मर्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब to my channel and also comment your appreciations or suggestions on this video. Thank you.